नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम मिल चुका है। आपका जो आपका परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम है, आपका 30 जून को होने वाला है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर से 40 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन की चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आपके लिए अच्छा मौका है। जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई थी तो वो अभी उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। देखिए, रीजनिंग की क्लासेस बीच में रुक गई थी 2-3 दिन। अभी आज से मैं फिर से कंटिन्यू इसको कर रहा हूँ। 1 से 2 दिन में मुझे जैसे टाइम मिलेगा, मुझे अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो आज की जो क्लास रहेगी वो 11वीं क्लास रहेगी। इसमें 10 क्लासेस आ चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। ये आगामी आपके जो आबकारी प्रथम सिपाही का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, या फिर एलटी का एग्जाम होने वाला है आपका, उन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है आज कथन एवं निष्कर्ष। आपने रिसेंट के एग्जाम में देखा है 2 से 3 क्वेश्चन कथन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें निष्कर्ष वाले जो कथन होते हैं स्टेटमेंट टाइप, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाए तो मैं सोचा कि इसके ऊपर आपसे वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि आपके चैप्टर यहाँ पे डेली मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे हम चैप्टर के साथ साथ। पहले हम देखते हैं कि इसमें चीज़ें होती क्या है। ठीक है, ये अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो होते थे वो नहीं डाल रहे होगे पहले से ही, अब इस निष्कर्ष वाले डाल रहे हैं। आपने वीपीडीओ के एग्जाम में देखा होगा, उससे पहले भी 1-2 एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है जब आप कथन और निष्कर्ष वाले सवालों को कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए, पहले क्या करना होता है, यदि कथन सकारात्मक है, अगर क्वेश्चन का जो कथन दिया हुआ है वो आपका पॉजिटिव वे पे दिया हुआ है, तो उसका निष्कर्ष जो निकला वो भी आपका पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका वो सकारात्मक चीज़ें दी हुई है और आंसर आप कह रहे हैं कि नेगेटिव होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहला इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या रूल होते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है, यदि कोई निष्कर्ष कथन की सूचना के किसी भाग में या सभी भागों में दिया हो तो वो सत्य होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि जो निष्कर्ष होगा, ठीक है, कथन की सूचना के किसी भाग में या सभी भागों में दिया होगा तो वो कथन सत्य होगा, उसको आप गलत नहीं करेंगे कभी भी। अगला है, किसी भी समस्या के 2 पहलू होते हैं। आपको पता ही है, किसी भी समस्या के 2 पहलू होते हैं। एक कथन में दिया गया हो तो दूसरा निष्कर्ष के रूप में सही होगा। अगर एक कथन में दिया है, दूसरा सही होगा। देखिए, आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये सर क्या करवा रहे हैं, बट अभी आप जो क्वेश्चन करेंगे देखना, तो यहाँ पे चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हम एक बार चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को करने से पहले आपको रूल पता होने चाहिए। अगला है, कथन को हमेशा सत्य मानना चाहिए। यह मानकर चलना चाहिए कि समस्या का कारण व समाधान कथन में ही निश्चित है। देखिए, अगर आप किसी भी कथन को जब सॉल्व करते हैं, सत्य उसको आप सही मानिए। ठीक है, साथ में ये देखिए कि जो हमको कथन दिए हुए हैं उसका समाधान भी हमको उस कथन के अंदर ही वहाँ पे मिल जाए। उसी आधार पर निष्कर्ष का सत्यापन भी करना चाहिए। आपको कथन को अब देखो, इस रीजनिंग में यहाँ पे एक चीज़ होती है, आपको लगेगा कि कोई एग्जाम्पल में कि ऐसा थोड़ी होता है, मतलब चीज़ों क्या होती है, अलग होती है, बट नहीं, आपको जो क्वेश्चन, रीजनिंग का एक मीनिंग होता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप बाहर का एक्स्ट्रा कोई नॉलेज लगा रहे हैं उसमें, कोई जो निष्कर्ष और कथन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सॉल्व यहाँ पे करने पड़ते हैं। अगला है, यदि कथन में सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार, विज्ञापन दिया गया है और निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित हो तो उस मूल उद्देश्य को पूरा करता है तो निष्कर्ष सत्य होगा। ठीक है, यदि कथन में सरकारी आदेश, नियम की चर्चा की गई हो और निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित हो तो निष्कर्ष सत्य होगा। यदि संविधान संशोधन की चर्चा कथन में हो तो उससे संबंधित बातें निष्कर्ष के रूप में सत्य होंगी। देखिए, आप लोग कहेंगे सर यहाँ सरकारी आदेश कहाँ से लेके आ रहे हो, संविधान की बात कहाँ से रीजनिंग में कर रहे हो। ये होता है रीजनिंग का, होता है रीजनिंग के अंदर कैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी आप देखेंगे, ठीक है, डॉक्टर से, इंजीनियर से लेके आपके जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं या फिर डॉक्टर हो गए, जो जो सब क्वेश्चन यहाँ पे मिक्सअप हो जाते हैं किसमें, रीजनिंग के अंदर। ठीक है, जैसे आपको मैंने वेन डायग्राम में पढ़ाया था, टीचर पढ़ाया था, डॉक्टर पढ़ाया था और इंजीनियर पढ़ाया था, तो ये तीनों ऑक्यूपेशन क्या है, अलग अलग है। तो इस टाइप का आपका बनता है वेन डायग्राम, आप देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे वही, अगर मैं ह्यूमन कह दूँ, ठीक है, मनुष्य कह दूँ, मनुष्य इंजीनियर होता है और डॉक्टर होता है, तो इसका कैसे बनेगा, मनुष्य के अंदर ही आपके इंजीनियर भी आएंगे और डॉक्टर भी आएंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बढ़ाए थे मैंने, उनको आप देखिए। वेन डायग्राम की मैंने, जो वेन डायग्राम होता है इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, चलिए अगला है, यदि निष्कर्ष में पूर्ण धारणा या अनुमान हो तो वह असत्य होगा। अगर किसी चीज़ में क्या होगा, निष्कर्ष में पूर्ण धारणा की बात कर रही है या अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा वो क्या होगा, आपका गलत होगा। अगला है, भूतकाल और भविष्यकाल की बातों को निष्कर्ष में असत्य माना जाता है। आपका जो भूतकाल है और जो भविष्यकाल है उसकी चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे चीज़ों को सत्य मानेंगे, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट की चीज़ें ऑलरेडी क्या होंगी हमारे यहाँ पे, जो वर्तमान काल होगा वही हमारे यहाँ पे राइट होंगी। ठीक है, यदि निष्कर्ष में केवल निश्चित रूप से, बिल्कुल, सदा, याद रखना टर्म्स, रूप, निश्चित रूप से, बिल्कुल, सदा से, हमेशा, सभी, प्रत्येक, एकमात्र, एकदम आदि शब्द आया तो उस निष्कर्ष को असत्य माना जाता है। ठीक है, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगला है,
देखिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या करना है, सेम चीज़ें जो बताई थी, क्वेश्चन 1 से लेके जितने मैं कराऊंगा 26 लिखा है, पर मैं यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर प्रत्येक कथन में दिए गए, उसके बाद निष्कर्ष 1 2 दिए गए हैं, आपको कथन में दी गई सही बातों को समझना है और उस पर आधारित दोनों निष्कर्षों पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष उस कथन के आधार पर निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। देखिए पहला है उत्तर दीजिए, देख पहले दिखा, पहला है केवल निष्कर्ष 1 सही निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, न तो 1 न ही 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, ठीक है। ये चारों में से एक आंसर आपको देना पड़ेगा। देखिए अब पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान लगा के देखना, इन क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए ठीक है, देखिए कथन पहला क्या दिया हुआ है, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उसके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब यह है कि अधिकांश भारतीय ये जानते हैं कि भारत के पास क्या है, उसके पास एक महान विरासत है, आपको पता ही है भारत का विरासत है, ठीक है, जो विरासत है, किंतु इसमें कुछ विज्ञान को शामिल करते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि विज्ञान, अगर देखिए एक चीज़ है, अगर हम पुष्पक विमान वाहक की, पुष्पक विमान या फिर आर्यभट्ट लोगों के जो थे, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अगर उनकी ज़्यादा तो थ्योरी निकाली गई थी, तो उनको देखते हैं तो हमारे पास एक जो कथन हो रहा है सही बन रहा है। देखिए महान विरासत तो है हमारे पास, साथ में क्या है, विज्ञान को भी शामिल किया गया। देखिए विज्ञान का कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका, महाभारत के साथ देखिए, आप रामायण के साथ देखिए, ठीक है। जैसे आपने रामायण के अंदर जो आपका धनुषकोडी है, ठीक है, धनुषकोडी जो आपका तमिलनाडु के अंदर जो राम सेतु कहते हैं हम, जहाँ पे भगवान राम के द्वारा वहाँ पे क्या बनाया गया था, आपका पुल बनाया गया था, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं आपका महान विरासत भी है, साथ में उसका विज्ञान के साथ भी क्या है, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से जो साइंटिस्ट वगैरह ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे उससे क्या करते हैं, भूवैज्ञानिक वगैरह वहाँ भी रिसर्च करते रहते हैं। देखिए अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कई भारतीय जानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया। सही बात है, क्योंकि विज्ञान ने क्या किया, भारत की विरासत को क्या किया है, आगे बढ़ाया है। अगला है, पहले आज सही हो गया है, ठीक है, कई भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है, ठीक है। देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए दूसरी का कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, कई भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष एक ही यहाँ पे हमारा सही निकल रहा है कथन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ठीक है। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, नेता मनुष्य होते हैं, ये सही है, आपको पता ही है नेता क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है, आपको आता है, आपको ऐसा मनुष्य बता दीजिए मुझे कोई, आप जो विश्राम नहीं करना चाहता है। हर कोई, सब एक चीज़ हो सकता है, कोई 10 घंटे काम करेगा, कोई 12 घंटे, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 12-14 घंटे काम करेगा, बट उसको रेस्ट चाहिए होता है। मानव को क्या है, मनुष्य को विश्राम की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब है सभी मनुष्य नेता नहीं होते, ठीक है। देखिए पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया था नेता मनुष्य होते हैं, बड़ी कह रहा है सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने कहा था नेगेटिव टर्म से यहाँ पे आएगा, उसको हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा गलत हो जाएगा, निष्कर्ष नहीं निकलता। अगला बोला है नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, देखिए सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, नेता मनुष्य होते हैं, तो दूसरा हमारा यहाँ पे क्या बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा केवल निष्कर्ष बी राइट, निष्कर्ष 2 ही हमारा निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला है तीसरा, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है, ठीक है। जो भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा होती है, संग्रहालय जो है उसको केंद्र सरकार का क्या है, दायित्व है यहाँ पे कि उनकी रक्षा सुरक्षा करना। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है आपका, ये आपका कलकत्ता में है, कहाँ पे, कलकत्ता में है, ठीक है, याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका यहाँ से जीएस के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब निष्कर्ष ये कथन था, ठीक है, यह क्या था, आपका कथन था। अब हम निष्कर्ष की तरफ देखते हैं। भारतीय संग्रहालय राष्ट्र संपत्ति है, नहीं, कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है। राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ऐसा क्या होता है हमारा यहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन नहीं बन रहा है हमारा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, हमारा दोनों निष्कर्ष हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सही नहीं बैठे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 निष्कर्ष यहाँ पे सही निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए चौथा है, शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के गर्म, ठीक है, मर्म के प्रबोधन के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो मर्म होता है, ठीक है, मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू में मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे लॉजिक न है, देखिए पहला क्या कह रहा है, शिक्षा एक प्रकाश है जो मनुष्य के अंधकार को दूर करता है, सही बात है, इसके अकॉर्डिंग सही निकलता है कि कह रहा है कि शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। दूसरे बोल रहा है इसकी मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के मर्म में प्रोत्साहन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो सही बात है, शिक्षा एक प्रकाश है जो मनुष्य के क्या कर, मस्तिष्क के अंधकार को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है, सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षा मस्तिष्क के एक
के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, ये भी सही है। देखिए इसके अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग, तो ये भी आपका सही। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। तो डी ऑप्शन में क्या था? निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों यहाँ पे क्या निकल रहे हैं? सही निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अब आप इनको याद रखना, पहले में निष्कर्ष 1 ही है, बी में निष्कर्ष 2 है, सी में न तो 1 न तो 2, डी में दोनों है। ठीक है, अब बार बार हम पीछे यहाँ पे नहीं आएंगे, हम सीधे क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों को क्षीणता की ओर ले जाएगी। ये आपका कथन था। अब आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे समझ गए होंगे। अगला है, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। किया जा सकता है ना, आप सबको पता है राष्ट्र की जनसंख्या के लिए सरकार के द्वारा कोई पॉलिसियाँ लाई जाएंगी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तो आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों को क्षीणता की ओर ले जाएगी। सही बात है ये तो, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना बर्डन आते रहता है धरती पे, बोझ जो टाइप का जो होता है। ठीक है, सब देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी डैमेज होता है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो विस्तार होगा, शहरीकरण होगा, पेड़ पौधे कटेंगे, इसे पानी अधिक चाहिए होगा लोगों के लिए। अभी जैसे 100 लोग हैं, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 लोग हैं तो आपको दिन का 1000 लीटर पानी चाहिए। अगर 150 लोग बढ़ जाएंगे तो आपको दिन का 2000 लीटर पानी चाहिए होगा। तो समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ क्या होती है, ये एनवायरनमेंट के लिए भी क्या होती है, हार्मफुल होती हैं। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्र अपने नागरिकों को एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा सही बैठेगा? देखिए, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या की नियंत्रित किया जा सकता है, आपका सही है। पर यहाँ पे राष्ट्र अपने नागरिकों की शालीन जीवन प्रवाह नहीं प्रदान करेगा, यहाँ पे इसका कुछ लॉजिक नहीं बैठा है। तो हमारा ओनली क्या होगा? राष्ट्र की जनसंख्या नियंत्रित किया जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैंने बात की, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन आप ऐसे नॉर्मली सोचेंगे तो ये सही बात है, इसको कर सकते हैं। बट कथन, मैंने बताया था रीजनिंग में ऐसा होता है, आपका जो कथन होता है आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ जनसंख्या, राष्ट्र की जनसंख्या नियंत्रित करने की बात कुछ बोली नहीं गई है, तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है, राष्ट्र अपने नागरिकों को एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। तो ये आपका सही है, क्योंकि कथन में बोल रहा था कि हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों की क्षीणता की ओर ले जाएगी, ये तो सही बात है। बट ये कह रहा है कि इसकी वजह से अगर क्षीणता की ओर ले जा रहा है तो राष्ट्र अपने नागरिकों के शालीन जीवन निर्वाह प्रदान नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कथन 6 है। यहाँ पे देखिए, कथन हो सकता है, यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आप अपने अधिकारी के प्रति निष्ठावान न हो, पर आप उसके प्रति निष्ठावान होने का एहसास तो करा ही सकते हैं। सही बात है, बहुत से लोग आप होते हैं, बहुत से बात अधिकारियों से आप डिसएग्री होते हैं उनकी चीज़ों से, बट जैसे वो सामने होते हैं या आप लोग सोचते हैं कि उनके पीछे क्या करें, उनको हम निष्ठावान होने की आशा दिलाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई ऑफिसर वगैरह आएगा या कोई नेता वगैरह आते हैं, तो पहले आप कहते हैं कि उसने कुछ काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बट जैसे आपके सामने आता है तो वो कहता है वोट देना, तो आप कहते हैं कि हाँ हाँ मैं आपको वोट दूंगा, वोट दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? बट अंदर से आपको क्या होता है कि आपको उससे आप क्या है कि निष्ठावान नहीं है, बट उसको एहसास दिला रहे हैं कि हम आपके खिलाफ क्या है, निष्ठावान है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल वही बैठा है। देखिए, अब इस कथन के अकॉर्डिंग अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये आपका सही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला बोल रहा है, ठीक है, कुछ लोग अपने अधिकारी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसी कुछ बात बोली नहीं गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? कथन में यह स्पष्ट है कि अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब फर्स्ट राइट मतलब आपका केवल निष्कर्ष से एक निकलता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब ध्यान देना। चलिए अगला है 7वां, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। ठीक है, देखिए कथन में दिया है कि जो प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। ठीक है, अब पहला कह रहा है प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, तो आपका क्या है? सही बात है, ये प्रसाधन महंगे नहीं होते, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, अगला है 8वां, जहाँ तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। देखिए पहली बात क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बात कर रहा है कि जहाँ तक जनसंख्या के विकास दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क है। नहीं, बहुत फर्क है। आप अगर आपने अब जनसंख्या 2011 का आपने डेटा पढ़ा होगा, तो देखिए अगर यहाँ पे जनसंख्या विकास की बात करते हैं तो बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों के बीच में, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। अशिक्षित बिहार में ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं, गुजरात में इनमें भी। ठीक है, अगला है गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। बताइए आपको बिहार की जनसंख्या ज़्यादा है करके, बिहार में अशिक्षा गुजरात से अधिक है। हाँ, ये भी है आपका गलत। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट बनेगा? तो
तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष हमारे क्या कर रहे हैं, इस कथन के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, न तो 1 न तो 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, न तो 1 न ही 2 निष्कर्ष निकलता है। चलिए अगला है कथन, यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या चीज़ें बोल रही हैं, यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी अच्छा लगता है, सही बात है, कुछ बोला है, ठीक है, इससे सही बात है। कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी खराब लगता है, मतलब निष्कर्ष में क्या बोला था, यह विश्व न तो अच्छा है, अब इसमें पॉजिटिव वाले भी हैं और नेगेटिव वाले भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति दुनिया स्वयं का मतलब कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गंदा लगता है, दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका, दोनों निष्कर्ष क्या होते हैं हमारे सही निकलते हैं। ठीक है, 10वां है, जिला परिषद और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अधिक बेहतर है। आप देखिए आपके जो सरकारी स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल में देखिए शिक्षा का स्तर कहाँ पे बेहतर है। आप अभी के टाइम पे देखिए प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन वगैरह होता है, वहाँ पे अगर वो सही से पढ़ाई नहीं करेंगे तो लोग चेंज कर देंगे। सरकारी में तो ऐसा होता नहीं है, टीचरों को तो सैलरी मिलती जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निष्कर्ष में क्या बात कर रहे हैं, देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषदों को अपने स्कूलों का स्तर बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। सही बात है, सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद स्कूलों को तत्काल बंद करने, नहीं ऐसा कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं है। तत्काल रिफॉर्म की जरूरत होती है किसी भी चीज़ में। देखिए आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन उसे बंद करने से नहीं होता है, उसके खिलाफ जाके उसमें कोई रिफॉर्म लाने से, कोई परिवर्तन लाने से चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दूँ, आपकी पढ़ाई में आपके एग्जाम नहीं निकल रहे होंगे, बाई चांस नहीं निकल रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एकदम से पढ़ाई को स्किप नहीं कर देना है, आपको देखना है कि आपकी गलतियां कहाँ पे हैं, आपको अपने आप को एनालिसिस करना है, कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कितने प्रैक्टिस दे रहा हूँ, मैं याद करने में मेरी पढ़ने की ट्रिक टेक्निक कैसी है। ठीक है, तो वो ध्यान देना है, बट यहाँ पे एकदम से उसको छोड़ नहीं देना है, छोड़ने का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप किताबों को बंद कर देते हैं, फिर से तैयारी करते हैं, तो आपको फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। बट आप अपने आप को क्या करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, तो वहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सही कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे यही बोला गया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 1 यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, कथन। चलो 11वां है, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उसकी सरकार गरीब किसानों और खेतिहरों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करेगी। ये आपका कथन था। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है वो देखिए। देखिए, गरीब किसानों और खेतिहरों के अतिरिक्त अन्य सभी को विकास के फल का लाभ मिलेगा। देखिए, बट कथन का यहाँ पे ना कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भूतकाल में समाज के किसी वर्ग में उन्नयन हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। देखिए वहाँ पे बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और खेतिहर उन्नयन को संभव प्रयास करेगी, पर यहाँ पे कुछ अलग ही बात चल रही है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, निष्कर्ष कोई भी नहीं निकल रहे, तो ऑप्शन नंबर सी, न तो 1 न तो 2। 12वां है, पार्टी के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि कोई भी सदस्य पार्टी की अनुसूचित बैठकों की कार्यवाही के बारे में किसी भी सरकारी या निजी टीवी चैनल या प्रेस को ब्रीफिंग का इंटरव्यू नहीं देगा। देखिए आपकी जो कहने का मतलब यह है, जो पार्टी मीटिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो पार्टी मीटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे पार्टी के अध्यक्ष से बोला है कि आप लोग जो मीटिंग होती है, मीटिंग में जो बातें होती है, वो आप कोई भी मीडिया इंटरव्यू वगैरह देंगे तो वहाँ पे ब्रीफ में अपना नहीं बताएंगे, हमारे अंदर क्या डिसीजन लिया गया, हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं, मतलब आप बताइए कि हमने किया, बट सभी चीज़ों को नहीं बताना है। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखिए देखिए, पार्टी के सदस्य अध्यक्ष के इस निर्देश का पालन करेंगे। ठीक है, इस बात सही है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर वो निर्देश दे रहा है ऐसा नहीं करना है, तो इसका मतलब पार्टी के सदस्य क्या करेंगे, इसका पालन करेंगे। अगला है, साधारण जनता पार्टी की अनुसूचित बैठकों की कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। सही बात है, मतलब गलत है ये, ऐसे तो नहीं होता नहीं है, तो आपका ओनली इसका वन क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 27वां क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। क्या बन रहा है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, देखिए प्रदूषण औद्योगिकरण से स्पष्ट संबंध समस्या है, मतलब भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिकरण में संबंध समस्या है। बट निष्कर्ष क्या बोल रहा है ये देखिए। ठीक है, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। भारत प्रदूषित है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है। अगला है, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, नहीं ऐसा भी नहीं है।
भारत प्रदूषित हो सकता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिकरण की संबंधित समस्या है, और प्रदूषण से क्या होगा, अगर औद्योगिकरण ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, फैक्ट्री लगेंगी, तो यही कह रहा है कि भारत इससे प्रदूषित हो सकता है। होने की है, अभी लगने की बात चल रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट रहेगा। तो निष्कर्ष केवल आपका फोर्थ यहाँ पे निकल रहा है, बाकी नहीं निकल रहे कोई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता है। रीजनिंग का यही होता है, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में यही फंसते हैं लोग, वहाँ पे यहाँ पे दिमाग खुलता है पूरा। रीजनिंग का मतलब ये है तर्क संगति। तर्क संगति मतलब आपकी जो बौद्धिक तर्क संगति है, बुद्धि का, आपका बुद्धि का यहाँ पे क्या होता है, देखना पड़ता है कि आपको कितना शार्प बुद्धि है, आपको कितना जल्दी चीज़ों को क्या करने, एंगल में सोचने करके। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं, अतः वे सभी खिलाड़ी हैं जो संतुलित भोजन नहीं करते हैं खराब खिलाड़ी हैं। देखिए, उपरोक्त कथनों में से, निम्न कथनों में से कौन सा सही निकलता है, क्या बोला गया, ये बोला गया। देखिए, पहला है कोई खराब खिलाड़ी जीतता नहीं चाहता, ये गलत हो जाएगा। कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ये आपका सही है। प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वो अच्छा खिलाड़ी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो संतुलित भोजन करेगा वो अच्छा खिलाड़ी है, बिना संतुलित वाले भी अच्छे हो सकते हैं सभी। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, विराट कोहली कहते हैं कि ब्लैक वाटर पीते हैं, और जो दूसरा ऋषभ पंत है वो नॉर्मल वाटर पीते हैं, तो क्या ऋषभ पंत अच्छे खिलाड़ी नहीं है, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं ना। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जीतना चाहते हैं वो अच्छे, क्यों, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो अच्छे खिलाड़ी भी हार जाते हैं। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष कौन सा, ओनली बी निकलेगा। कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग। 29वां है, देखिए 29वां में क्या दिया हुआ है, सभी कलाकार सनकी होते हैं। सभी कलाकार क्या रहा है, सनकी हो रहे हैं। जो सभी कलाकार हैं आपके सनकी हैं। ठीक है, कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं। अब कुछ कलाकार क्या हैं, व्यसनी भी होते हैं, दारू पीते हैं या फिर आपका जो भी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, कुठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों का व्यसनी बन जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उपरोक्त में से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब उपरोक्त में से निष्कर्ष कौन सा यहाँ पे निकाला जा रहा है वो देखिए। देखिए, कलाकार कुष्ठग्रस्त होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों से कुछ सनकी होते हैं, हाँ, ये हो सकता है कि देखिए मैंने आपको जैसे इसके अंदर वेन डायग्राम बनता है, मैं देखिए जो टोटल आपके थे कलाकार, इसमें से कुछ क्या है यहाँ पे सनकी हैं, समझ में आ रहा है, ये वाले कुछ, ये वाले सभी नहीं है, कुछ हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 30वां, प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है, घनिष्ठता प्राथमिक समूह का मुख्य अभिलक्षण है। एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है। तो उपरोक्त में से यहाँ पे कथन देखना है कौन सा सही है। देखिए, पहला क्या बोला गया है, सभी परिवार प्राथमिक समूह है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्राथमिक समूह परिवार हैं, नहीं। अपेक्षाकृत छोटे आकार का समूह हमेशा प्राथमिक समूह होता है, ऐसा नहीं होता है हमेशा कि प्राथमिक समूह छोटा आकार समूह प्राथमिक समूह ही होगा। अगला है, प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठता से जानते हैं। हाँ, इसका मतलब हो रहा था इन कथनों से कि प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठता से क्या है, जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 31वां है, कथन योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है। जो योग्यता होती है वो गरीब व्यक्ति क्या होती है, पूंजी होती है। अब यहाँ पे हमको कथन देखना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही निकलता है। देखिए, एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है, ये सही बात है। अगर किसी भी इंसान में योग्यता है तो वो क्या करता है, पूंजी को कमा सकता है। तो आपका निष्कर्ष सही है कि योग्यता व्यक्ति की पूंजी होती है। तो पूंजी क्या है उसकी जो व्यक्ति की जो पूंजी है वो क्या है, उसकी योग्यता है। अगर योग्य व्यक्ति है तो वो वहाँ पे पूंजी कमा सकता है। एक धनी व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ऐसा नहीं होता है। एक गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ये भी नहीं होता है। एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है, ये इसका नहीं बैठेगा यहाँ पे। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपके पास बुक्स होगी तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आइए, 300 से 400 बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे जो भी डाउट होते हैं, आपके ग्रुप ओपन है, आप मैसेज करिए, आपको जो डाउट होता है मिलिए, वहाँ पे बात करिए, और साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अपडेट वगैरह होती है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसी वीडियो के साथ अपडेट के लिए बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।